नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। इतिहास गवाह है कि जब जब चुनाव नजदीक आते हैं भयानक बयानबाजी होने लगती है, गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं, इस पर हमला उस पर हमला, मतलब गदर मच जाती है। लेकिन कई बार हमारे आदरणीय नेतागण इस गदर के चक्कर में कुछ घटिया बयान भी दे जाते हैं, ऐसे बयान जो वाकई अपमानजनक होते हैं, एक खास समुदाय की भावना को टारगेट करते हैं। आज की बड़ी खबर भी इसी तरह के दो बयानों से जुड़ी हुई है। हम बात कर रहे हैं एक बांग्ला एक्ट्रेस सायनी घोष और बीजेपी के सांसद सौमित्र खान की। सौमित्र खान लोकसभा में पश्चिम बंगाल की विष्णुपुर सीट को रिप्रेजेंट करते हैं। हाल ही में इन्होंने एक्ट्रेस सायनी घोष को सेक्स वर्कर कह दिया। क्या कहा सौमित्र खान ने और क्यों कहा, सायनी ने इस पर क्या जवाब दिया और क्यों सेक्स वर्कर शब्द को लोग गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं, इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे आज की बड़ी खबर में। लेकिन पहले जान लेते हैं दिन की सुर्खियां। पहली सुर्खी बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के एक फैसले से जुड़ी हुई है। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग बच्ची का हाथ पकड़ना या उस दौरान आरोपी की पैंट की चेन का खुला रहना पॉक्सो एक्ट के तहत सेक्सुअल असॉल्ट नहीं माना जाएगा। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक यह फैसला भी जस्टिस पुष्पा गनेडियावाला ने सुनाया है। 15 जनवरी के दिन इस केस में एक बच्ची की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी उनकी बच्ची का हाथ पकड़कर कमरे में ले जा रहा था और इस दौरान उसके पैंट की चेन खुली हुई थी। मामले में ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को आईपीसी की कुछ धाराओं के अलावा पॉक्सो के सेक्शन 7 के तहत भी दोषी माना था। लेकिन जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो जज ने इसे पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 7 के दायरे से बाहर कर दिया। जस्टिस पुष्पा गनेडियावाला वही जज हैं जिन्होंने हाल ही में नाबालिग का सीना दबाने वाले मामले में आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार नहीं दिया था। कहा था कि चूंकि सीना कपड़े के ऊपर से दबाया गया था और स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ था, इसलिए ये केस पॉक्सो एक्ट के तहत सेक्सुअल असॉल्ट नहीं माना जाएगा। अगली सुर्खी पॉक्सो एक्ट के तहत रेप के आरोप में गिरफ्तार हुए आदमी को जमानत दे दी गई। आदमी 25 बरस का है, शादीशुदा है। उसे 16 बरस की एक लड़की का रेप और उसे गर्भवती करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने पाया कि आरोपी और लड़की के बीच जो रिश्ता था वो दोनों की मर्जी से था। यह भी पाया कि आरोपी आदमी लड़की से 2 साल बाद शादी करने के लिए तैयार है, तब जब वो वयस्क हो जाएगी। इस केस में लड़की की मां ने ही आरोपी आदमी की जमानत के लिए कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया था। कहा था कि वो चाहती है कि आरोपी आदमी उनकी बेटी से शादी कर ले। आरोपी के वकील ने भी कोर्ट में यह दलील दी कि आरोपी जिस समुदाय से आता है उसमें आदमियों को एक से ज्यादा शादी करने की परमिशन है। ये जान लीजिए कि लड़की बच्चे को जन्म दे चुकी है। अगली सुर्खी दिल्ली पुलिस की उस महिला कांस्टेबल से जुड़ी हुई है जो ट्रैक्टर रैली के दौरान बुरी तरह से घायल हो गई। कांस्टेबल का नाम है ऋतु, अभी अस्पताल में भर्ती हैं। 26 जनवरी के दिन लाल किले में उनकी तैनाती थी। दोपहर के वक्त किसानों की ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लेने वाले कुछ लोग लाल किले पर भी पहुंच गए थे, जहां से हिंसा की कई तस्वीरें भी सामने आई थी। ऋतु कहती हैं कि जब वो लाल किले पर थीं तब कई सारे किसान हाथों में तलवार, पत्थर और लाठी लेकर पहुंच गए और अंदर घुसने लगे। जब भीड़ उनकी यानी पुलिस की तरफ से आई तो एक ग्रिल ऋतु के पैर पर और उनके एक कलीग की पसलियों पर गिर गई। ऋतु कहती हैं, हम हिल नहीं सकते थे, वो बहुत डरावना मंजर था, उन्होंने अचानक हमला किया था। अगली सुर्खी महाराष्ट्र से है। यहां बीजेपी सांसद की लोकसभा सीट के नाम को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। सांसद का नाम है रक्षा खड़से, महाराष्ट्र के रावेर से सांसद हैं। पार्टी की आधिकारिक वेबसाइट पर रक्षा के नाम के आगे उनके निर्वाचन क्षेत्र की जगह होमोसेक्सुअल शब्द लिखा आ रहा था। इसे लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने विरोध किया, ट्वीट कर गुस्सा जताया। कहा, बीजेपी की आधिकारिक वेबसाइट पर रक्षा खड़से के लिए अपमानजनक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। महिलाओं के प्रति इस तरह का अपमानजनक रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद ये अपील की कि जिसने भी ऐसा किया उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए। खैर, बाद में पता चला कि ये सब कुछ गूगल ट्रांसलेटर की वजह से हुआ था। मुंबई मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑप्शन है कि वेबसाइट को इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में देखा जा सकता है। अब जब वेबसाइट को हिंदी में किया गया तो रक्षा का निर्वाचन क्षेत्र रावेर, जिसकी स्पेलिंग RAVER है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन गूगल कर देता है होमोसेक्सुअल। बस इसी बात पर ट्विटर पर मच गई भसड़। हालांकि आपको जाते जाते सुर्खियां खत्म करते करते एक बात और बता दें कि होमोसेक्सुअल कोई अपमानजनक शब्द नहीं है। ये आज की सुर्खियां थी। अब लौटते हैं बड़ी खबर पर। 27 जनवरी का दिन बीजेपी सांसद सौमित्र खान
पूर्व बर्दवान जिले के खंडघोष इलाके में लोगों को संबोधित कर रहे थे। जाहिर तौर पर चुनाव आ रहे हैं तो ऐसी जनसभाएं हो रही हैं। इस सभा में उन्होंने कहा, फिल्म एक्ट्रेस सायोनी घोष जैसे कुछ आर्टिस्ट शिवलिंग और मां सरस्वती को लेकर अभद्र टिप्पणी करते हैं, विवादित बातें करते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि माता सरस्वती और शिवलिंग का अपमान करने वाले लोग ही असल में यौन कर्मी हैं। ये बात सौमित्र ने बांग्ला में कही थी। हमने आपको उसका हिंदी अनुवाद बताया। बीजेपी सांसद ने ऐसा क्यों कहा, ये जानने के लिए पहले ये पूरा मुद्दा शुरू से जानते हैं। कुछ दिन पहले त्रिपुरा के पूर्व गवर्नर और बीजेपी नेता तथागत रॉय ने सायोनी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। कहा कि एक्ट्रेस ने अपने एक पोस्ट से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। तथागत ने एक ट्वीट भी किया। कहा, मिस सायोनी घोष, आपने शिवलिंग को कॉन्डम पहना दिया है, जिन्हें उन्हें मैं और हम हिंदू पूजते हैं, पवित्र मानते हैं, इसलिए आपने आईपीसी के सेक्शन 295A के तहत अपराध किया है। इस धारा के तहत उस व्यक्ति को आरोपी बनाया जाता है जो किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए जानबूझकर कोई निंदनीय कृत्य करता है। यह गैर जमानती अपराध है और इसमें 3 साल की सजा होती है और फाइन भी लगता है। अब आप नतीजे के लिए तैयार रहिए। फिर कोलकाता के रविंद्र सरोवर पुलिस स्टेशन में तथागत ने शिकायत दर्ज करवाई 16 जनवरी को। बस तभी से सायोनी घोष का यह मुद्दा खबरों में बना हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सायोनी के जिस ट्वीट को लेकर विवाद हो रहा है वो साल 2015 का है। इस समय सायोनी के ट्विटर अकाउंट से एक तस्वीर पोस्ट की गई थी जिसमें एड्स की जागरूकता के लिए बनाए गए एक विज्ञापन में शिवलिंग का इस्तेमाल किया गया था। खैर, मामला बढ़ा तो सवाल सायोनी पर उठा। उन्होंने फिर एक ट्वीट कर अपनी सफाई दी। कहा, मैंने पहले भी मेंशन किया था कि 2015 का यह ट्वीट मेरी जानकारी के बिना अपलोड किया गया था और जिस पल मुझे इस ट्वीट की जानकारी मिली मैंने इसकी आलोचना की और जनता को जानकारी देकर इसे तुरंत डिलीट कर दिया। अपने ही धर्म की भावनाओं को आहत करने का मेरा कभी कोई मकसद नहीं था। मैं हमेशा से ही अपने रुख को लेकर मुखर रही हूं और कभी भी 1 इंच भी इधर उधर नहीं हुई हूं। हालांकि जो हरासमेंट और कठिन परीक्षा का आज मुझे सामना करना पड़ा वो बहुत दुखदाई था। मुझे सर्वशक्तिमान ईश्वर में पूरा भरोसा है। सायोनी ने इस ट्वीट के कुछ देर पहले 2-3 ट्वीट और किए थे। उस दिन यानी 16 जनवरी के दिन बताया था कि 2015 में उनका अकाउंट हैक हो गया और 17 में ही वो उसे वापस पा सकी थी। ये भी कहा कि उनका धर्म उनके लिए बहुत मायने रखता है। खैर, 16 जनवरी वाले सायोनी के इस ट्वीट से हमें पता चला कि शिवलिंग वाले ट्वीट पर जब बवाल हुआ तब उन्होंने लोगों से उस ट्वीट की लिंक मांगी और उसे डिलीट करने का आश्वासन दिया, फिर डिलीट किया। यहाँ सवाल ये उठता है कि 2017 में जब सायोनी का अकाउंट उन्हें वापस मिल गया था तब क्या उन्होंने तथाकथित हैकिंग के दौरान हुए ट्वीट्स पर कोई नज़र नहीं मारी थी? अगर नज़र नहीं पड़ी थी तो ये बड़ा सवाल है कि कैसे, और अगर नज़र पड़ी थी तो इसे उसी वक्त डिलीट क्यों नहीं किया गया? इस सवाल का जवाब और सौमित्र खान के बयान पर प्रतिक्रिया लेने के लिए हमने सायोनी को कई बार कांटेक्ट किया, लेकिन उनका हर बार यही जवाब मिला कि वो बिजी है। सायोनी के अकाउंट से पोस्ट हुई ये विवादित इमेज, चाहे वो उन्होंने खुद पोस्ट की हो या किसी हैकर ने पोस्ट की हो, निश्चित रूप से एक धार्मिक समुदाय की भावनाओं को चोट पहुंचा सकती है। इस पर किसी का क्रोधित होना या FIR करवा देना एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता वो किसी की यौनिकता को इसमें घसीटना। किसी को सेक्स वर्कर कहने के पीछे क्या भाव छिपा होता है आप खुद सोचिए कि जरूर ही वो महिला अनेक पुरुषों से संबंध रखती होगी और ऐसा कहकर उसको शर्मिंदा किया जा सकता है। अगर सायोनी की जगह ये विवादित तस्वीर किसी पुरुष ने पोस्ट की होती तो क्या उसे भी सेक्स वर्कर बुलाया जाता? सेक्स वर्क लाखों महिलाओं की जीविका का साधन है, उन महिलाओं के लिए उनका प्रोफेशन है। उसी प्रोफेशन को सौमित्र ने अपमान की तरह इस्तेमाल किया। इस मुद्दे पर जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि वो आर्टिस्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने यानी सायोनी ने शिवलिंग को लेकर जिस तरह की बात की वो गलत है। हमने सौमित्र से बार बार ये पूछा कि भले ही वो सायोनी के ट्वीट से आहत हुए, लेकिन उन्होंने सेक्स वर्कर शब्द का इस्तेमाल सायोनी के लिए क्यों किया? इसका सीधा सीधा जवाब तो सांसद महोदय ने नहीं दिया, जो कहा आप उन्हीं की आवाज में सुन लीजिए। देखिए, जो शिव मंदिर ऊपर, शिव मूर्ति के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जैसे इसी टाइप का बात करती है, जो हम लोग भी रेस्पेक्ट करते हैं, जो आर्टिस्ट है, जो हमारा सोशल अच्छे काम करते हैं, सबको हम रेस्पेक्ट देते हैं। लेकिन जो हमारा हिंदू भावे के ऊपर 6 करोड़ हिंदू जनता के ऊपर जैसे आक्रमण किया है, शिवलिंग के ऊपर कंडम, ये क्या शोभा देती है? वो जिस टाइप के जो इस टाइप का बात बोलती है वो हो सकता है सेक्स वर्कर हो सकता है, नहीं तो ऐसे बात क्यों बोलेंगे? हमारा
वो सबका ऊपर रेस्पेक्ट है, लेकिन जो बात भी हमारा हिंदू विश्वास के ऊपर आप रेस्पेक्ट आप बोलेंगे और हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे, ये तो ठीक नहीं है। हम लोग यही बोलना चाहते हैं उसको कि देखिए, आपका अच्छा नहीं लगे तो आप चुप रहिए। ये 100 करोड़ जनता, 100 करोड़ हिंदू जनता इस शिवलिंग को हर हर महादेव बोलती है, तो हर हर महादेव के ऊपर क्यों बोला आप? अब दूसरा के ऊपर बोलिए ना। आप क्यों एक कभी मकबूल फिदा हुसैन जी ने बोला था माँ सरस्वती को सेक्स वर्कर बना दिए थे, तो हम लोग यही बात बोलते हैं। हम लोग उनका काम का हम लोग विश्वास रखते हैं, लेकिन कभी भी किसी का विश्वास के ऊपर आप लोग कागज क्यों आन रहे हैं? अब हम लोग को भी बोलने का राइट है, जब आप ऐसे बोलेंगे तो आप भी हो सकता है वही है, तो वही बात है। हम लोग बोलने चाहते हैं, जब आप पहले रेस्पेक्ट दीजिए तो दूसरा से रेस्पेक्ट आपको मिलेगा। हम लोग गाली नहीं देते हैं, गाली जो है, गाली तो वो लोग भाव के ऊपर आक्रमण किया है। जो सब कुछ बोलेंगे हम लोग चुपचाप बैठेंगे, ऐसे तो बात नहीं है। हमारा जो एक सावन महीना में एक महीना पूरा उपवास रह के पूजा करते शिव का, तो शिव के ऊपर वो बोलेंगे हम लोग चुपचाप बैठ रहेंगे। हमारा हिंदू कोई खेलने का बात नहीं है। ये लिंग के ऊपर करना मटेंगे, ऐसे बात बोलेंगे, ऐसे बात को हम लोग नहीं मानेंगे। हमारा जो है, जो स्टेप के बाद बोलते हैं, तो उसी टाइप के बात आपको क्यों बोलेगा? क्योंकि बार बार उसी का याद आते हैं, जिसको पहना, इसका शिवलिंग के ऊपर पहना है, तो हम लोग उसी टाइप का बोला है। वो हिंदू के ऊपर क्यों इसका ऊपर प्रेशर डाला है? उसका पहले होना चाहिए, उसका फिल्म के ऊपर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन कभी ऐसे बात नहीं है। वो जो किसी बोलेगा हम लोग बात चुपचाप बैठे रहेंगे, चुपचाप बोल नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे। एक शिव भक्त होने का नाते मैंने बोला, मेरे जो है पर्सनली बोला, एक शिव भक्त होने के नाते बोला, उसको ये नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि त्रिशूल और शिवलिंग हमारा हिंदुत्व का एक प्रतिमा है, एक इच्छा है, एक विश्वास है। ये विश्वास में 100 करोड़ हिंदू चलती है, और इतने सारे जो मुनि ऋषि होते हैं सब शिवलिंग को पूजन करती है, तो इसी टाइप को बोलना नहीं चाहिए था। ये महज सौमित्र खान का मसला या उनका ओपिनियन नहीं है। किसी भी महिला को बेइज्जत करने के लिए सबसे पहले उसकी यौनिकता, उसकी सेक्सुअलिटी की बात की जाती है। राजनीति में हर साल, हर चुनाव के पहले आपको ऐसे बयान दिख जाएंगे जिसमें कभी किसी महिला नेता तो कभी किसी एक्ट्रेस को वेश्या पुकारा जाता है। और ये ना समझें कि ऐसा एक पार्टी के नेता करते हैं। जब बात औरतों के अपमान की होती है तो हमारे देश में पार्टियों और राजनीतिक विचारधाराओं के भेद मिट जाते हैं। जिस वैश्या शब्द को लोग गाली की तरह इस्तेमाल करने के पहले नहीं सोचते, उनके असल संघर्ष कैसे होते हैं, सुनिए। तो ऐसा रहता है कि इनकी जिंदगी हमसे उतनी भी अलग नहीं है जितना हम इमेजिन करते हैं। हाँ, जहाँ ये रहती हैं वो कोठे हैं, और कोठे बहुत छोटे कमरे होते हैं, क्राउडेड होते हैं, बहुत गंदगी होती है। हमारे लिए जैसे दिन का 9 to 5 है, उनके लिए रात का समय एक्टिव ज्यादा रहता है। उनके लिए वो उनके वर्किंग बिजनेस आवर्स हैं। हम अपनी मर्जी से खा सकते हैं, पहन सकते हैं, कहीं आ जा सकते हैं। वो ये सब नहीं कर सकती। वो यूजुअली बहुत सब लोगों के अंदर कंट्रोल में होती हैं, अपनी मर्जी की मालिक नहीं होती हैं। आज़ादी, जो छोटी-छोटी आज़ादियाँ हम अपना सकते हैं, बहुत छोटी चीज़ कि किस समय पे सोना है, किस समय पे जागना है, किस समय पे खाना है, ये बहुत छोटी-छोटी आज़ादी भी उनको नहीं होती। बट एट द सेम टाइम उनके भी परिवार हैं, वो भी अपने बच्चों को पाल रही हैं, चाहे कोठे में ही पाल रही हों। उनके भी माँ-बाप हैं, भाई-बहन हैं जिनसे वो बहुत प्यार करती हैं। बहुत सब ब्रॉथल्स में आप देखेंगे कि उनका बहुत स्ट्रॉन्ग एक सॉलिडैरिटी होती है सब औरतों के बीच में। वो बहुत सब फेस्टिवल साथ में मनाती हैं। कुछ-कुछ आप ब्रॉथल्स में देखेंगे तो वहाँ अंदर छोटे-छोटे मंदिर बने हुए हैं। तो अगर मैं उनकी लाइफ के बारे में जनरली बात करूँ, तो हाँ, हमसे बहुत अलग है, लेकिन जो एक बेसिक कोर होता है ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आपके रिश्ते, आपका फेथ्स, आपका फॉर्म ही है। उन्होंने बस अपनी ज़िंदगी जैसी उनको दी गई है, वैसी अपना ली है, और वो हमसे काफ़ी अलग है। सुविधाओं के नज़रिए से अगर देखें तो हालात तो सही नहीं है, क्योंकि एक कोठे में अगर आप देखो तो पानी की थोड़ी दिक्कत रहती है, और जो ज़्यादा स्पेस की अगर हम बात करें तो इंटरपर्सनल स्पेस जो एक बेसिक हमें चाहिए होता है रहने के लिए, वो उतना अवेलेबल नहीं है। जैसे कोरोना के टाइम पे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही थी, वो सब तो कोठों में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक छोटे कमरों में ही बहुत सारी औरतें एक साथ रहती हैं। तो वो डेफ़िनिटली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कई सारे कोठों में आप देखेंगे कि कभी-कभी ज़्यादातर औरतें खाना बाहर से मँगवाती हैं, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं होता। साफ-सफाई की थोड़ी दिक्कत रहती है, क्योंकि जब बहुत सब लोग एक छोटी तंग जगह में रहेंगे, तो साफ-सफाई की दिक्कत आती है।
तो इस हिसाब से पूरी जीबी रोड को ही अगर आप देखोगे या पूरी पुरानी दिल्ली को ही अगर देख लो, ऑल इन ऑल बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, बट खास करके जीबी रोड या खास करके दीदियों के लिए मेडिकल फैसिलिटीज की थोड़ी कमी रहती है। वहाँ आसपास जहाँ उनके बच्चे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ पाए, पहुंच पाए, उस चीज की दिक्कत रहती है, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी का सोशल टैबू इतना है कि वो खुल के कहीं आ जा नहीं सकती। आप वहाँ आसपास में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल बना भी देंगे तो वो झिझक रहती है मन में वहां जाने से। उनके बच्चों को अगर उनके पास पैसे भी हैं दाखिला करवाने के लिए, बच्चे को स्कूल में पूछेंगे कि माँ बाप का नाम बताओ, माँ बाप क्या करते हैं, ये सब जो कि बहुत बेसिक सवाल है हमारे लिए। हम सब ने स्कूल में बोला है कि हाँ पापा ये करते हैं, मम्मी ये करती है। उनके बच्चों के लिए वो एक आइडेंटिटी पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है, तो वो एक्सेस नहीं कर पाती ये चीजें। तो बहुत सब चीजें जो हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बहुत सारी सुविधाएं, वो उनके लिए काफी चैलेंजिंग हो जाती है। अगर हम किसी प्लान या सिस्टम की बात करें तो वो बहुत नुआंस होना चाहिए, और जितना नुआंस वो होना चाहिए उतना तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप इन दीदियों को एक कठपुतली की तरह इमेजिन कर सकते हैं जिनकी डोर बहुत अलग अलग हाथों में है। इसीलिए कटकथा का नाम भी हमने कट कथा रखा है, कठपुतलियों की कहानी। क्योंकि जैसे एक औरत है, उसकी एक डोर उसकी ओनर के पास है, मालकिन के पास है, एक डोर पुलिस वालों के हाथ में, एक डोर लोकल जो पिम्प्स होते हैं उनके हाथ में, जिससे वो ट्रैफिक हुई है, जिसने उसे खरीदा है। तो जब वो अपने मन की मालिक है ही नहीं, और अगर छोटी उम्र में ट्रैफिक हो गई है, तो कभी उसने वो मेन स्ट्रीम दुनिया के बारे में देखा ही नहीं है। तो उसमें वो हिम्मत एक्सपेक्ट करना और इतने मेंटल ट्रॉमा के बाद वो विलिंगनेस एक्सपेक्ट करना ही गलत है। तो इसको चेंज लाने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए बहुत सटल और एक सिस्टेमिक चेंज की जरूरत है। हम अगर वो ऑलरेडी सेक्स वर्क में फोर्स होके आ रही है, हम सेक्स वर्क से हटाने के लिए उनको फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि वरना वो बहुत टेम्पररी सोल्यूशन है। ज्यादातर सोल्यूशन क्या होता है कि आप जाके रेड कर दो किसी कोठे में और उनको जाके किसी नारी निकेतन में रख दो, लेकिन वहां उसमें आने के बाद वो औरत कहाँ जा रही है, उस पर कोई ट्रैक ही नहीं है। नारी निकेतन से या कहीं और बाहर आने के बाद क्या उसको फिर बेच दिया जाता है? उसके पास क्या वो लाइफ स्किल्स हैं कि वो सेक्स वर्क से हट के कहीं और रिहेबिलिटेट हो सकती है? तो जिस सटलिटी से, जिस ह्यूमैनिटी के साथ ये काम होना चाहिए, उतना शायद एक लार्ज स्केल पे नहीं हो पा रहा। हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि जीबी रोड पे रिश्ता बनाने से शुरुआत करें, एक एक औरत के साथ एक ऐसा ट्रस्ट बिल्ड करें कि वो इतना भरोसा रख सके कि चाहे अभी तक उसकी जिंदगी जैसी भी है, आगे चल के वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सकती है। और जब तक ये सेंटिमेंटल, सेंसिटिव, कंपैशनेट चेंज नहीं आता सिस्टम के तौर पे, तब तक इस पूरी चीज को जड़ से खत्म करना बहुत मुश्किल है। और विदाई की घड़ी में एक मूवी रिकमेंडेशन। आज हम आपको सुझाव दे रहे हैं एक मराठी फिल्म का। नाम है न्यूड। डायरेक्टर है रवि जाधव। प्रमुख भूमिकाओं में 2 एक्ट्रेसेस हैं, कल्याणी मुले और छाया कदम। न्यूड कहानी है यमुना नाम की एक साधारण महिला की, जो एक आर्ट स्कूल के बच्चों के लिए न्यूड पोज देने का काम करती है। यमुना अपने पति की बेवफाई से तंग आकर और घरेलू हिंसा का लगभग हर भारतीय महिला के हिस्से आने वाला दंश सहकर घर छोड़ के निकली है अपने इकलौते बेटे के साथ। मिशन सिर्फ एक, बेटे को पढ़ाना है। मुंबई आई है, रोजगार पाने की जद्दोजहद उसे न्यूड मॉडलिंग की दुनिया तक पहुंचा देती है। फिल्म बहुत सारे संवेदनशील मुद्दों को छूती नजर आती है, बच्चों की परवरिश से लेकर न्यूड आर्टिस्ट से जुड़े मिथकों तक, संस्कृति रक्षकों के दोहरेपन से लेकर एक सिंगल मदर की असहायता तक। और ये सब कुछ बिना लेक्चर दिए। किसी एक सीन में भी कोई आपको पाठ नहीं पढ़ाता, कहीं कुछ भारी नहीं लगता। कई जगह तो फिल्म बिना संवादों के, बिना डायलॉग्स के भी काम चला लेती है। फिल्म बस कहानी कह रही होती है, मैसेज उसमें आपको खुद ढूंढना है। तो देख डालिए ये फिल्म, निराश नहीं होंगे। इसे आप ZEE5 पर देख सकते हैं। आप फिल्म देखें और अपना फीडबैक जरूर दें। और भी कोई बात अगर आपको हमसे कहनी हो, कोई फीडबैक देना हो, तो मुझे चिट्ठी लिखें। मेल नहीं, चिट्ठी डाक से भेजें। मेरा पता आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखते रहें ऑर्डिनरी शो और रखें अपना ख्याल। शुक्रिया।